यूक्रेन और रशिया के बीच में एक भयंकर लड़ाई हो रही है। आज इस वॉर का 7वां दिन है। रशियन सोल्जर्स ने ऑलरेडी खेरसन को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। अब उनका अगला निशान है यूक्रेन का कैपिटल कीव। 5 लाख से ज़्यादा लोग यूक्रेन से जा चुके हैं। वहाँ काफ़ी भयंकर सिचुएशन है। वहाँ के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। रशिया रुक नहीं रहा है और यूक्रेन झुक नहीं रहा है। यूक्रेन जब तक सरेंडर नहीं करता रशिया अटैक करता रहेगा। लेकिन ये तो है करंट सिचुएशन, अभी का हाल इस वॉर का। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर रशिया यूक्रेन पर अटैक क्यों कर रहा है? दूसरे देश यूक्रेन की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये नाटो क्या है? क्या इस लड़ाई की असली वजह नाटो ही है? हमारे इंडियंस और हमारे इंडिया की इकोनॉमी पर इस वॉर से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? और फाइनली कंक्लूजन, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे मेन सवाल यही आता है कि आखिर ये रशिया यूक्रेन पर अटैक क्यों कर रहा है? क्या रीजंस है? कारण क्या है? तो चलिए इसे जानने के लिए हिस्ट्री में थोड़ा चलते हैं बैक। 1991 से पहले रशिया, यूक्रेन और बहुत सारे छोटे छोटे देश सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। लेकिन 26 दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया और उसमें से बहुत सारे देश बाहर निकले, जैसे कि रशिया, यूक्रेन, इस्टोनिया, आर्मेनिया और बहुत सारे छोटे छोटे देश। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन भाई हैं, क्योंकि आखिर वो आए तो सोवियत यूनियन से ही है। तो इन भाइयों में लड़ाई क्यों हो रही है? 2013 की बात है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे विक्टर, उनका यूक्रेन की राजधानी कीव में बहुत विरोध हो रहा था। लेकिन रशिया विक्टर को सपोर्ट कर रहा था। विरोध इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 2014 में विक्टर देश छोड़कर चले गए। इस बात पे रशिया बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया और रशिया ने क्या किया कि साउथ यूक्रेन में क्रीमिया पर अटैक करके उसे कैप्चर कर लिया। इसके अलावा रशिया ने सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करके यूक्रेन के कुछ ईस्टर्न हिस्सों को भी कैप्चर कर लिया। तभी से रशिया और यूक्रेन में बॉर्डर का डिस्प्यूट चलता रहता है। इनका डिस्प्यूट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर बेलारूस की राजधानी में रशिया और यूक्रेन से एक शांति समझौता करवाया। लेकिन इन दोनों देशों की बहस तब भी शांत नहीं हुई। तो ये पहला रीज़न है जिसकी वजह से रशिया और यूक्रेन में आज लड़ाई हो रही है। दूसरा कारण क्या है, और जो सबसे बड़ा कारण है, वो है नाटो। आखिर ये नाटो है क्या? आग तब लगी जब नाटो का मैटर आया। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी 30 देशों का एक ग्रुप है जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देश भी शामिल हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में 90 लाख से ज़्यादा मौतें हुई थी, जिसमें 50 लाख आम आदमी थे। वर्ल्ड वॉर 2 में भी काफ़ी भारी तबाही मची थी और वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, इसीलिए नाटो को इस्टेब्लिश किया गया। नाटो का पर्पस ये है कि अगर नाटो के किसी भी कंट्री पर किसी दूसरे बाहरी देश ने अटैक किया तो नाटो के सारे देश अपने मेंबर के साथ खड़े हो जाएंगे और उनकी हेल्प करेंगे। तो फिर अपने आप जो सामने वाला देश होगा वो लड़ाई नहीं करना चाहेगा और इससे क्या होगा कि वॉर होगा ही नहीं। इसका सीधा सा ये मतलब है कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर होता तो रशिया उस पर अटैक करने से पहले बहुत सोचता, इनफैक्ट करता ही नहीं। क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर होता तो नाटो के सोल्जर्स यूक्रेन के बॉर्डर पे खड़े होते। पर यूक्रेन की फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी नाटो के साथ और ये रशिया को अच्छा नहीं लग रहा था। पुतिन नहीं चाहते थे कि नाटो और बड़ा हो और कोई देश उसमें शामिल हो, खास करके यूक्रेन। नाटो और यूक्रेन की बढ़ती दोस्ती पुतिन को मंजूर नहीं थी और ये बहुत बड़ा एक रीज़न है इस वॉर का। सबसे मेन रीज़न इसी को कहा जा रहा है। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के सामने बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन रखे, लेकिन जेलेंस्की के हिसाब से वो कंडीशन अप्रोप्रिएट नहीं थे, वो टर्म्स अप्रोप्रिएट नहीं थे और इसीलिए उन्होंने उन टर्म्स और कंडीशन को नहीं माना और वॉर स्टार्ट हो गया। पॉइंट नंबर 2, आखिर दूसरे देश यूक्रेन की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? रशिया एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है। अगर हम रशिया और यूक्रेन के मिलिट्री फोर्सेस, डिफेंस इक्विपमेंट्स, मिसाइल्स, गन, इन सब को कंपेयर करें तो यूक्रेन काफ़ी पीछे है और इसी कारण की वजह से कोई भी देश यूक्रेन का साथ देने से थोड़ा घबरा रहा है।
लेकिन वेस्ट के नेशंस रशिया पर सैंक्शन इम्पोज करके यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अब ये सैंक्शन क्या होता है? इसका मतलब होता है पेनाल्टी। एक कंट्री दूसरे कंट्री पर सैंक्शन तब लगाती है जब वो कंट्री अग्रेसिव होता है या वो इंटरनेशनल लॉ को तोड़ता है, और रशिया ने ये दोनों काम किए हैं। यूरोप यूनियन, यूएस, यूके ये क्या कर रहे हैं कि रशियन बैंक से स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम हटाने का डिसाइड कर रहे हैं। इससे रशिया के फाइनेंशियल सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। रशिया को पेमेंट करने में दिक्कत आएगी। यूके अपने यूके फाइनेंशियल सिस्टम से रशियन बैंक्स को एक्सक्लूड करना चाहता है। रशियन बैंक्स के एसेट्स को फ्रोज किया जा रहा है। कंट्रीज जैसे कि यूके, ईयू, यूएस और बहुत सारे देशों ने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रशिया में करने से मना कर दिया है। रशिया के जो पावरफुल वेल्दी बिजनेसमैन्स और वुमेन्स हैं उन पर भी सैंक्शन लगाया जा रहा है। रशियन फ्लाइट्स बैन हो चुके हैं। यहाँ तक कि रशिया स्टेट ओन्ड न्यूज़ आउटलेट्स स्पुतनिक और रशिया टुडे को भी बैन लगाने का सोचा जा रहा है। अब जब ये देश रशिया पर पेनल्टी लगा रहे हैं तो इन्हें भी नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और इसी तरह से ये यूक्रेन की मदद कर सकते हैं और रशिया को सजा दे सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर हमारी इंडिया के इकोनॉमी पर इसका क्या असर होगा और हमारे इंडियंस इससे कैसे अफेक्ट होंगे। रशिया और यूक्रेन के इन्वेशन की वजह से क्रूड ऑयल काफी महंगा हो जाएगा। इनफैक्ट वॉर से पहले ही क्रूड ऑयल का प्राइस $100 पर बैरल के पार हो गया था। ये जो प्राइस है ये लॉन्ग रन में महंगे रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम के लिए ये महंगे हो जाएंगे और फिर सस्ते हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। काफ़ी लंबे समय तक ये महंगे ही रहने वाले हैं। हमारे देश में हमें एक्सपोर्ट्स का नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारा देश इंडिया ऑयल रशिया से इंपोर्ट करता है और सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से इंपोर्ट करता है। अब इन दोनों देशों की हालत आपको पता ही है, तो हम कहाँ से ये इंपोर्ट करेंगे और इसकी वजह से ऑयल और सनफ्लावर ऑयल का प्राइस भी बहुत महंगा हो जाएगा, जिसका सीधा असर पड़ेगा आम आदमी के पॉकेट पर। आम आदमी अपने घर में ये इस्तेमाल करता ही है। सिर्फ इंडिया पर ही नहीं, दूसरे देशों पर भी इसका बहुत भयंकर असर पड़ने वाला है। कॉन्क्लूजन पे आते हैं, ये बात हमें भी नहीं पता है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर कब रुकेगा, लेकिन इसका बुरा असर होगा आम जनता पे। यूक्रेन के कई मासूम लोगों की मौत हो चुकी है, उनकी जानें जा चुकी है और कितनों की अभी जानें जाएंगी। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की सच में काफ़ी हिम्मत वाले हैं और वो अपने देशवासियों के साथ खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं, जबकि रशियन सोल्जर्स का पहला निशाना जेलेंस्की ही है। ये काफ़ी मेंटली स्ट्रांग है क्योंकि ये एटलीस्ट अफगानिस्तान के उस प्रेसिडेंट जैसे तो नहीं है जो अपने देशवासियों को अकेला छोड़कर भाग गया था। जब तक यूक्रेन सरेंडर नहीं करता है ये वॉर चलता रहेगा एंड लेट्स सी कि ये कब रुकता है। और अगर ये नहीं रुकेगा तो इसका काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ेगा सिर्फ रशिया और यूक्रेन में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तुम्हारा इस पे क्या व्यू है उसे कमेंट करके बता देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।